इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और यह वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। और इसके पहले 2 वीडियो क्या है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है, जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने इसके पहले तक कंप्लीट किया था, यानी इस पॉइंट तक कंप्लीट किया था, और अब हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरुआत करते ही हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, और वो है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे देश में जो यार्न का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो हमारा वीविंग सेक्टर है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करने पा रहा है हमारे यार्न को। और इसलिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमको इस बात पर क्यों फोकस करना चाहिए कि हम जो है वीविंग सेक्टर को बेहतर बनाएं यार्न को एक्सपोर्ट करने के बजाय। तो उसका रीज़न भी यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, ये दिया गया है, इसी को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यार्न जो है वो 85 रुपीज़ पर केजी बिकता है, लेकिन उसी यार्न को अगर हम ट्राउज़र के रूप में प्रोसेस करके वीव करके और बेचते हैं तो यही यार्न हमें 800 रुपये पर केजी लाकर देता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि अगर जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी स्टेप्स को हम अपने देश में करते हैं, हमारे घर में ही करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू एडिशन है वो ज़्यादा होगा और उसी चीज़ का हमें 85 की जगह 800 रुपया मिलेगा, या फिर प्रॉफिट हमारा मान लीजिए 400 रुपये ही है, तो ये पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम यार्न को बेचने के बजाय हम जाकर वीविंग सेक्टर को बेहतर बनाएं ताकि हम यार्न को प्रोसेस कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आगे लिखा गया है कि देखिए, हमने जो प्रोडक्शन है अच्छी क्वालिटी के स्टेपल कॉटन का, इसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो देखिए, स्टेपल कॉटन जो है उसका प्रोडक्शन हमने अच्छी क्वालिटी के स्टेपल कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, और अभी 2011-12 में ये जो डाटा था ये आपको 356 लाख बेल्स था, और एक बेल में आपको 170 केजी कॉटन आता है। और लेकिन इसके साथ ही जो हमारा इंपोर्ट है वो अभी भी हमको लग रहा है कि इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ ही कई प्रॉब्लम्स भी, जैसे कि आपका प्रोडक्शन में पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, पावर सप्लाई लगातार नहीं आती, या फिर जो मशीनरी है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि जो वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर है वो ज़्यादा बेहतर काम कर सके। और जो दूसरे प्रॉब्लम्स है वो जैसे हैं कि जो लेबर आउटपुट है, पर लेबर आउटपुट यानी एक व्यक्ति कितना काम करता है, ये काफ़ी कम है। और इसके साथ ही जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है उससे भी काफ़ी ज़्यादा हमको कंपटीशन मिल रहा है हमारे कॉटन इंडस्ट्री को। इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है जूट टेक्सटाइल, और अब हम पढ़ने वाले हैं जूट के बारे में। तो देखिए, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, और जो जूट गुड्स है यानी जूट से जो चीज़ें बनती हैं, जैसे जूट का बोरा हो गया और भी चीज़ें, और इसका जो एक्सपोर्टर के रूप में बांग्लादेश के बाद ये सेकंड नंबर पर आता है। यानी एक्सपोर्ट जूट जो है उसका एक्सपोर्ट इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, लेकिन प्रोडक्शन में वो फर्स्ट नंबर पर आता है। और इंडिया में अगर हम देखें तो करीब 80 जूट मिल्स लोकेटेड हैं। 2010-11 के दौरान 80 जूट मिल्स चल रहे थे, और इनमें से जो ज़्यादातर जूट मिल्स हैं वो आपको वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं, और मेनली ये छोटे से रीजन में लोकेटेड है, जो कि रीजन है आपका हुगली रिवर का रीजन। हुगली रिवर के रीजन में एक बेल्ट है 98 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा। इसी रीजन में आपको ज़्यादातर प्रोडक्शन भी होता है और ज़्यादातर यहाँ पर आपको मिल्स भी हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताया गया है, एक जानकारी दी गई है कि जो पहला जूट मिल था इंडिया में वो स्थापित हुआ था 1859 में रिश्रा में, और पार्टीशन के बाद यानी 1947 में जब पार्टीशन हुआ उस समय तो जो जूट मिल्स थे वो तो इंडिया में रह गए, लेकिन जो प्रोडक्शन एरिया था जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन होता था उसका 3/4 एरिया जो था वो बांग्लादेश में चला गया, यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि इतने बड़ी संख्या में जो जूट मिल्स हैं वो आखिर वेस्ट बंगाल में क्यों हैं और उस छोटे से रीजन में क्यों हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो जूट का प्रोडक्शन एरिया वही है, यानी कि वहीं पर ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पर जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी सस्ता है, और इसके साथ ही वहाँ पर बहुत अच्छा आपको रेलवे कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, और इसके साथ ही वाटर कनेक्टिविटी है वाटरवेज के जरिए, ताकि जो रॉ मटेरियल है उसको आसानी से मूव किया जा
सकता है। और इसके साथ ही वहाँ पर वाटर भी है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाटर अवेलेबल है ताकि जो रॉ जूट है उसको प्रोसेस किया जा सके। और वेस्ट बंगाल या फिर आसपास के जो राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से काफ़ी सस्ता लेबर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारे जूट इंडस्ट्री के लिए। और इसके साथ ही जो हमारा ये रीजन है उसके आसपास हमारा कोलकाता भी है, जो कि एक अर्बन सेंटर के रूप में काम करता है, जो कि दूसरी फैसिलिटीज़ जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज़ या फिर जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो पोर्ट की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमको जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है जूट को प्रोड्यूस करने के लिए, जूट की फैक्ट्री के लिए, वो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसलिए इस रीजन में ये जो फैक्ट्रीज हैं ये स्थापित की गई हैं। और अगर 2010-11 की बात करें तो उस समय जो जूट इंडस्ट्री थी वो डायरेक्टली 3.7 लाख यानी 3,70,000 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी। और करीब 40 लाख की संख्या में स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स जो थे, जो कि जूट के कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हैं, उनको भी ये काफ़ी सही से सपोर्ट कर रही थी। और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी जूट के प्रोडक्शन या फिर प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। जैसे कि कोई ट्रक ड्राइवर है जो कि जूट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, या फिर कोई ट्रेन को सपोर्ट करता है, और भी बहुत तरीके से सपोर्ट करता है ये जूट इंडस्ट्री लोगों को। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारा इंडस्ट्री है इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो जूट इंडस्ट्री है उसको सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट द्वारा रिप्लेस करने की बात हो रही है, या फिर रिप्लेस किया जा रहा है बहुत जगहों पर। यानी जो उसके जगह पर सिंथेटिक बोड़े आते हैं और भी चीज़ें आती हैं सिंथेटिक उससे, या फिर इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कंट्रीज भी हैं जो कि कंपटीशन में आ गए हैं और काफ़ी अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपका बांग्लादेश हो गया, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड। तो ये जो कंट्रीज है ये भी जूट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो इंटरनल डिमांड है, यानी देश के अंदर जो यूज़ है जूट का, वो काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने एक तरीके से ये मैंडेटरी कर दिया है, जरूरी कर दिया है कि जो पैकेजिंग होगी वो जूट से पैकेजिंग होगी। इस वजह से जो डिमांड है जूट का वो काफ़ी बढ़ चुका है। और जो हमारा डिमांड है जूट का उसको बढ़ाने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी जूट से हम क्या बनाते हैं इन चीज़ों को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी ताकि जो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके, क्वालिटी जूट का बढ़ाया जा सके, और अच्छी प्राइसेस जूट फार्मर्स को दिया जा सके, और हर जो यील्ड है पर हेक्टेयर उसको भी बढ़ाया जा सके। और जो मेन मार्केट है हमारे जूट का वो है यूएसए, कनाडा, रसिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके, ऑस्ट्रेलिया। और जो ग्लोबल कंसर्न है इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लिए, या फिर जो प्लास्टिक्स या फिर जो और भी चीज़ें हैं उन चीज़ों से के प्रति लोगों का काफ़ी कंसर्न है। इस वजह से जो हमारा जूट इंडस्ट्री है या फिर जूट प्रोडक्ट है उसके लिए फिर से हमारा एक तरीके का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है, क्योंकि लोग जो हैं वो सिंथेटिक चीज़ों से अब दूर भागना चाह रहे हैं इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है और वो है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री को देख लेते हैं। तो देखिए, इंडिया जो है वो सेकेंड है सेकेंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में प्रोड्यूसर में शुगर के मामले में, और फर्स्ट प्लेस ये आता है गुड़ और खरसारी के प्रोडक्शन में। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं, जो रॉ मटेरियल है इस इंडस्ट्री का वो काफ़ी बल्की होता है, और इसको जब पहुंचाया जाता है खेतों से फैक्ट्रीज तक तो उस दौरान जो इसका सुक्रोज का कंटेंट है वो काफ़ी घट जाता है, और ये काफ़ी एक प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के लिए। और इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा गया, वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड, यानी जो शुगर मिल्स हैं, शुगर फैक्ट्रीज हैं, उनको कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए, कहाँ इनको बैठना चाहिए। और 2010-11 की डाटा की बात करें तो ये जो फैक्ट्रीज हैं इनकी संख्या है 662, यानी 662 शुगर मिल्स इंडिया में लोकेटेड हैं, और ये काफ़ी बड़े एरिया में लोकेटेड हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इसके अलावा दूसरे स्टेट्स में भी है, जैसे पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इन सभी स्टेट्स में ये जो हमारे 662 शुगर मिल्स है ये स्थापित हैं, और इनमें से जो 60% मिल्स हैं वो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार रीजन में स्थापित हैं। और ये जो इंडस्ट्री है ये सीजनल है नेचर में, क्योंकि देखिए जो शुगर का कटिंग का काम होता है या फिर प्रोसेसिंग का काम होता है ये सालों भर नहीं होता, कुछ महीनों के लिए होता है, और इसलिए हम कह सकते हैं ये जो इंडस्ट्री है ये सीजनल है। और ये जो इंडस्ट्री है ये सूटेड है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। तो देखिए, पहले हमने सेक्टर की बात की थी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, इस तरीके से। तो ये जो इंडस्ट्री है ये सबसे अच्छी काम करेगी अगर हम इसको कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर काम करें। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो,
ऐसा क्यों है, इसको एक्सप्लेन आप चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए पिछले कुछ सालों में हमने एक तरीके की टेंडेंसी देखा है इस सेक्टर में कि जो मिल्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं और कंसंट्रेट कर रहे हैं जो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर स्पेशली महाराष्ट्र में। और उसके कई सारे रीजन्स हैं, जैसे कि देखिए जो केन प्रोड्यूस होता है इन रीजन्स में, यहाँ पर सुक्रोज का कंटेंट काफ़ी हाई होता है। और इसके साथ ही जो कूलर क्लाइमेट है इस रीजन में, उसकी वजह से जो क्रशिंग का सीजन है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और इसके साथ ही जो कोऑपरेटिव्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इस स्टेट्स में, और इसलिए जो हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वहाँ पर मिल्स भी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और देखिए जो मेजर चैलेंज है इस इंडस्ट्री के सामने, और वो है इस इंडस्ट्री का सीजनल नेचर होना। यानी ये जो इंडस्ट्री है ये सीजनल है, ऐसा नहीं है कि आपको साल भर ये काम करती है, कुछ महीनों के लिए काम करती है ये इंडस्ट्री। और इसका जो प्रोसेसिंग स्टाइल है वो काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी इनएफिशिएंट है प्रोडक्शन इसका, और ट्रांसपोर्ट जो है उसमें काफ़ी डिले होता है। जब यानी कि जो केन है वो खेतों से निकलकर फैक्ट्रीज तक पहुंचने में काफ़ी डिले होता है। और जो हमारा जो बैकेज है उसको यूज़ को मैक्सिमाइज करना भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रायोरिटी है। इसके बाद देखिए आगे है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हो गई, वैसे इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स को यूज़ करते हैं और मेटल्स को यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के लिए, उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी, क्या आप ऐसी इंडस्ट्री का नाम बता सकते हैं जो कि इस कैटेगरी में आए। तो सिंपल है, आपका आयरन हो गया, फिर आपका एल्युमिनियम हो गया, या फिर आपका कॉपर हो गया। इस तरीके के जो मेटल वाले इंडस्ट्री है वो सभी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आ जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो देखिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज आप देखते हैं इंडिया में वो सभी इसी पर डिपेंडेंट है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। चाहे वो इंडस्ट्री हेवी हो, मीडियम हो, लाइट हो, कैसी भी इंडस्ट्री हो, उसको आयरन और स्टील की ज़रूरत ही है अपने काम को चालू करने के लिए या फिर अपने प्रोसेस को पूरा करने के लिए। और देखिए स्टील जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है अलग अलग तरीके के इंजीनियरिंग गुड्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए, डिफेंस के लिए, मेडिकल के लिए। इसका मतलब है सभी चीज़ें बनाने के लिए हमें स्टील या फिर आयरन की ज़रूरत होती है। और देखिए जो प्रोडक्शन है या फिर जो कंजम्पशन है स्टील का, उसको किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के इंडेक्स के रूप में देखा जाता है। यानी कि कोई कंट्री अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है स्टील का और कोई कंट्री कम कर रही है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले कंट्री को या फिर ज़्यादा कंजम्पशन करने वाले कंट्री को कहा जाएगा कि वो ज़्यादा डेवलप्ड है या फिर ज़्यादा डेवलप वो कर रही है। और जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो एक हेवी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके जितने भी रॉ मटेरियल हैं या फिर इसके जितने भी फिनिश्ड गुड्स हैं वो काफ़ी हेवी होते हैं, काफ़ी बल्की होते हैं, और इनका जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होता है ये काफ़ी हाई होता है। और इसके बाद देखिए जो हमारा आयरन ओर है, कोकिंग कोल है और लाइम स्टोन है, इनको 4:2:1 रेशियो में ज़रूरत होता है ताकि हम जो स्टील है उसका प्रोडक्शन कर सकें। और इसके साथ ही कुछ क्वांटिटीज़ हमें मैग्नीज की भी ज़रूरत होती है स्टील को हार्ड करने के लिए, स्टील को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। और देखिए यहाँ पर एक सवाल फिर से पूछा गया है कि जो हमारा स्टील प्लांट्स हैं, स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनको कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए, क्या इसके लिए आइडियल लोकेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट्स एंड कंज्यूमर। तो देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा या फिर कहाँ हमें सस्ता पड़ेगा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इंडस्ट्री है ये हेवी इंडस्ट्री है और इसको अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए जो कि इसके कंज्यूमर तक और मार्केट तक इसके प्रोडक्ट को पहुँचा सके। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में 2010-11 में जो स्टील प्रोडक्शन था वो था 72.2 मिलियन टन, और इंडिया का जो रैंक था वो था 4th पूरे वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन में। और ये इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का, और 2010-11 में पर कैपिटा कंजम्पशन जो है स्टील का वो केवल 49 kg पर एनम है, जबकि पूरे वर्ल्ड का एवरेज है 182 kg। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं इमेज। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में आपका जो स्टील इंडस्ट्रीज है वो लोकेटेड है। इसके अलावा दूसरे रीजन्स भी हैं, जैसे कि आपका भिलाई यहाँ पर है, विशाखापट्टनम में, विजयनगर, भद्रावती, सलेम, इन सभी रीजन्स में जो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारे स्टील इंडस्ट्रीज है इंडिया के, यानी स्टील प्लांट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि किस ईयर में कितना हमारा प्रोडक्शन था, और इसके बाद यहाँ डाटा देखते हैं
कि जो चाइना है उसका कितना प्रोडक्शन है पिछले कुछ सालों में और हमारे इंडिया का कितना प्रोडक्शन है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो इंडिया का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है चाइना के कंपैरिजन में या फिर पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, व्हाई इज़ द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया, यानी इंडिया का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो इतना कम क्यों है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताई है कि जो मिनी स्टील प्लांट्स है, तो देखिए स्टील प्लांट्स कई तरीके के होते हैं। एक आपका इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, जहाँ पर सारा प्रोसेस जो है स्टील का वो किया जाता है। लेकिन एक मिनी स्टील प्लांट भी होता है जहाँ पर सिर्फ स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फर्नेसेज होते हैं, स्टील क्रैप का यूज़ किया जाता है और स्पॉन्ज आयरन का यूज़ किया जाता है और इसमें काफ़ी अलग तरीके का प्रोसेस होता है आपके इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स का। और देखिए जो ज़्यादातर आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी जितने भी सरकारी आपके स्टील प्लांट्स हैं वो अपने स्टील को सेल के नाम पर बेचते हैं, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम पर बेचती है, इसके थ्रू मार्केट करती है। और यहाँ पे देखिए एक वही बताया गया है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होता है वो लार्ज होता है और इसमें सारी चीज़ें एक ही कम्प्लेक्स में होती हैं, रॉ मटेरियल को एक साथ लाने से लेकर स्टील मेकिंग तक और रोलिंग और उसको शेप देने तक सारा प्रोसेस एक ही जगह पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए आगे बात की गई है चाइना और इंडिया की और उनको कंपेयर किया गया है कि 1950s में जो चाइना थी और जो इंडिया है, इनका जो प्रोडक्शन था स्टील का वो लगभग बराबर था और इंडिया जो है वो आज काफ़ी पीछे रह गया है चाइना से, और चाइना जो है वो आज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है स्टील का। और इसके साथ ही चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का। और 2004 में जो इंडिया था वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था स्टील का, जो कि करीब 2.25% था ग्लोबल स्टील ट्रेड का। और जो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है वहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आपको स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज़ का। इसका रीज़न ये है कि ये जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी एडवांटेज मिलता है इस इंडस्ट्री के लिए और इसके पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस रीजन में डेवलप करने का। और उसके उन रीजन्स में इंक्लूड होता है आपका जैसे आयरन ओर काफ़ी सस्ता यहाँ पर है, इसके साथ ही हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिल जाता है, चीप लेबर मिल जाता है इस रीजन में, और इसके साथ ही काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल भी है डोमेस्टिक मार्केट में, होम मार्केट में। और देखिए इंडिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयरन और स्टील प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड में, लेकिन हम अभी तक अपने पूरे पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहे हैं, यानी जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हम परफॉर्म नहीं कर रहे, उतना हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। उसके कई सारे रीज़न हैं। जैसे पहला रीज़न ये है कि हाई कॉस्ट है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के, और इसके साथ ही जो कुकिंग कोल है जो कि यूज़ किया जाता है स्टील प्रोडक्शन में, आयरन प्रोडक्शन में, वो काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। हमारा जो लेबर है उसका प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है और एनर्जी का सप्लाई भी काफ़ी प्रॉब्लम है, इरेगुलर सप्लाई होता है। इसके साथ ही हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ख़राब है, यानी ट्रांसपोर्टेशन में लेकर और भी चीज़ों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है, काफ़ी ख़राब है। और इसके साथ ही हम बहुत बड़ी मात्रा में जो अच्छी क्वालिटी के जो स्टील है उसको इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से, हम उसको यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन है स्टील का वो सफिशिएंट है ताकि हमारे जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। और इसके साथ ही जो हमारा लिबरलाइजेशन है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके वजह से इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है पिछले कुछ सालों में। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरत है कि हम जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट करें इस सेक्टर में, ताकि जो स्टील है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम प्रोड्यूस करें और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टील हम प्रोड्यूस कर सके। इसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पर हमारा है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।